आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस चैनल के माध्यम से आप जीके की तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार रखा था। फिर ठीक अगले साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपने आधिकारिक मांग बना लिया। और इस मांग ने 1938 में आकर एक बहुत ही आक्रामक रूप ले लिया। अच्छा। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने तब एक ऐसी घोषणा की जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। और इसे वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई एक संविधान सभा ही बनाएगी। नेहरू अनिवार्य रूप से ये कह रहे थे कि हमारे नियम हम खुद तय करेंगे और इसमें लंदन में बैठे किसी भी अधिकारी का कोई दखल नहीं होगा। स्रोतों में ऑगस्ट ऑफर जो 1940 में आया और 1942 के क्रिप्स मिशन का जिक्र आता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार कल तक सुनने को तैयार नहीं थी वो अचानक ये प्रस्ताव लेकर आने लगी? ये दोनों मिशन भले ही विफल रहे, लेकिन उन्होंने कानूनी रूप से ये मान लिया कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे। मतलब दरवाजे अब पूरी तरह से खुल चुके थे। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है, यानी ब्रिटिश सरकार के पास सत्ता हस्तांतरण के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत उस टीम का गठन हुआ जिसे ये भारी भरकम काम सौंपा गया। संविधान सभा का गठन। हाँ, इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य तय किए गए, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से और 93 रियासतों से आने थे। लेकिन स्रोत यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने रखते हैं। क्या? इन सदस्यों का चुनाव सीधे भारत की जनता ने नहीं किया था, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के जरिए इन्हें चुना था। और जुलाई-अगस्त 1946 के इन चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने 208 और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। सही आंकड़े हैं। अब रुकिए, यहां मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? 1938 में नेहरू ने सीना ठोककर कहा था कि चुनाव वयस्क मताधिकार से होंगे, मतलब देश का हर आम नागरिक वोट देगा। लेकिन यहां तो एक इनडायरेक्ट चुनाव हो रहा है, वो भी एक जटिल वोटिंग सिस्टम से। बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जहां सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने और इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर को एक बहुत बड़ी वैचारिक नींव रखी गई। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। हाँ, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को समझे बिना हम संविधान को नहीं समझ सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रस्ताव सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं था, ये उस पूरी सभा के लिए एक दार्शनिक दिशा निर्देश था। इसने तय किया कि ये देश संप्रभु होगा, लोकतांत्रिक होगा और अपने सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देगा। मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। बिल्कुल। 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया। भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन उसके साथ देश का खूनी बंटवारा भी हुआ। बहुत ही दुखद समय था वो। अब ये सभा पूरी तरह से एक संप्रभु संस्था बन गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों के चले जाने के कारण इसकी सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई थी। और यहीं से उस मैराथन की शुरुआत होती है जिसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। और भविष्य की अनिश्चितता। इस विशाल कार्य को पूरा करने में उन्हें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। बाप रे, लगभग 3 साल। हाँ, जिसमें कुल 11 सत्र आयोजित किए गए। इस काम को व्यवस्थित करने के लिए कई समितियां बनाई गईं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और भारी जिम्मेदारी B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के कंधों पर थी। पहला मसौदा फरवरी 1948 में आया। लोगों ने उस पर अपनी राय दी, जिसके बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा मसौदा प्रकाशित हुआ और 4 नवंबर 1948 को अंतिम मसौदा पेश किया गया। लेकिन असली कहानी इसके बाद की है। इस मसौदे पर चर्चा के दौरान 7,000 से अधिक संशोधन प्रस्ताव रखे गए। हाँ, 7,000 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स। 7,000 संशोधन। जरा इस पर विचार कीजिए। आज के दौर में अगर हमें किसी कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट में 10 बार भी बदलाव करने पड़े तो हम परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो भी तब जब हमारे पास गूगल डॉक्स होता है, जहां हम आसानी से चीजें डिलीट या ऐड कर सकते हैं। इन लोगों ने 7,000 से ज्यादा बदलावों को कागजों पर पढ़ा, उन पर बहस की। आपकी गूगल डॉक्स वाली एनालॉजी काफी हद तक सही है। ये एक ऐसा हॉल था जो देश के सबसे चतुर, सबसे जिद्दी और सबसे शानदार वकीलों, नेताओं और विचारकों से भरा हुआ था।
हर एक संशोधन पर तीखी बहस होती थी। मतलब कोई भी बदलाव आसानी से नहीं माना जाता था। बिल्कुल नहीं। 7,000 से अधिक संशोधनों का मतलब है कि ये दस्तावेज किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं था। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत दी जाए या राज्य सरकारों को। इस पर तो आज भी बहस होती है। इसलिए इस सभा ने कुछ और ऐतिहासिक फैसले लिए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और बाद में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक स्वीकृति दी गई। और आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया 26 नवंबर 1949 को ये विशालकाय दस्तावेज पारित हुआ, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल। आज हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन स्रोत यहाँ एक दिलचस्प ठहराव की ओर इशारा करते हैं। जब सब कुछ 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से तैयार हो गया था, हस्ताक्षर भी हो चुके थे, तो इसे तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया? अच्छा सवाल है। मतलब 2 महीने का इंतजार करके इसे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? देखिए, इसके पीछे कोई प्रशासनिक देरी नहीं थी। तो फिर क्या था? ये एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कूटनीति थी। स्रोत हमें वापस 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की ओर ले जाते हैं। 26 जनवरी 1930 वो ऐतिहासिक दिन था जब कांग्रेस ने पहली बार ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और पूरे देश ने प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया था। जब इतना बड़ा ऐतिहासिक काम होता है तो आलोचनाएं होना भी तय है। बिल्कुल, आलोचनाएं तो थीं। स्रोत में इस पूरी प्रक्रिया और दस्तावेज की कई प्रमुख आलोचनाएं दर्ज हैं, जिन्हें जानना हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है। पहली आलोचना वही थी जिस पर हमने पहले चर्चा की, कि ये सीधे जनता द्वारा निर्वाचित संस्था नहीं थी। हाँ, जो इनडायरेक्ट चुनाव हुए थे। कुछ आलोचकों ने इसकी संप्रभुता पर भी सवाल उठाए, क्योंकि तकनीकी रूप से इसका गठन ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। इसके अलावा एक बड़ी आलोचना ये थी कि इससे बनाने में बहुत अधिक समय लगा। वहीं कुछ आलोचकों का तर्क था कि इसमें कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था और ये वकीलों और राजनेताओं के अत्यधिक प्रतिनिधित्व वाला दस्तावेज था, जिससे इसकी भाषा बहुत जटिल हो गई। और देखिए, एक विश्लेषक के रूप में इन आलोचनाओं को समझना बहुत जरूरी है। ये ध्यान देने योग्य है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर खुद कांग्रेस के कड़े आलोचक रहे थे। फिर भी उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल, फिर भी उन्हें ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। ये दिखाता है कि प्रतिभा और विशेषज्ञता को पार्टी लाइन से ऊपर रखा गया। स्रोत बताते हैं कि भारत का मूल संविधान किसी टाइपराइटर या प्रिंटिंग मशीन से नहीं छापा गया था। हाँ, ये बहुत ही खास बात है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक शैली की बेहद खूबसूरत कैलीग्राफी में लिखा था। पूरी की पूरी किताब हाथ से लिखी गई। और सिर्फ शब्दों की ही बात नहीं है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के जाने माने कलाकारों जैसे नंदलाल बोस ने इसके हर एक पन्ने के हाशिए पर भारतीय इतिहास और संस्कृति को दर्शाती हुई शानदार चित्रकारी की थी। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखने वाला ये कानूनी दस्तावेज अपने आप में कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इसका आधिकारिक हिंदी अनुवाद बहुत बाद में 1987 में जोड़ा गया। यहाँ हमारे साथ इस डीप डाइव के सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी और स्रोत के साथ, किसी और दिलचस्प कहानी की गहराइयों में।